क्लास 12 में पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत सारे डिविजन किए। एक चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, जब वो चार्ज अपनी जगह पर स्टैटिक रहता है तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, उसकी स्टडी हम करते हैं। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब वो चार्ज मूव करता है, उसका फ्लो होता है, उसकी करंट बनती है, तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, उसको हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब वो चार्ज फ्लो करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण और क्या क्या चीजें होती हैं, उसके आसपास क्या बदलता है, किस तरह से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से मैग्नेट के कारण किस तरह से हम करंट पैदा कर सकते हैं, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंबाइन टुगेदर। ये चीजें हमने सब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, उसका फर्स्ट टॉपिक क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने स्टार्ट करना है और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है मतलब उसमें एक गुण आ जाता है, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। उस कैरेक्टरिस्टिक से वो क्या कर लेता है, तो आंसर है उस कैरेक्टरिस्टिक से वो फोर्स अप्लाई कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, हम दो तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं। किसी चीज को पकड़ के खींच लेते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरा, उसको धक्का दे देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो चार्ज हो जाएगा वो क्या कर पाएगा, खींच भी सकता है और पुश भी कर सकता है। चार्ज हो गया। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक के कारण किसी पार्टिकल में ये कैरेक्टरिस्टिक आती है तो वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, किसी दूसरे पार्टिकल को खींच सकता है अपनी तरफ, किसी दूसरे पार्टिकल को पुश कर सकता है। तो उसमें क्या आ गया, चार्ज। ओके, तो ये एक चार्ज की जनरल डेफिनेशन हो गई और इसको हम सब लोग समझते हैं, सिर्फ हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं चार्ज क्या है। अब ये चार्ज सबसे पहले पार्टिकल्स में हमने देखा, जिन लोगों ने देखा वो पार्टिकल माइका थे। माइका अमृत होता है, एक चमकने वाली चीज, और इसको वहां की लोकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रा कहते हैं। तो वो क्या देखते थे कि उस इलेक्ट्रा को, वैसे तो वो इलेक्ट्रा किसी चीज को फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन जब वो उसको किसी के साथ रब कर देते थे और फिर ऐसा करते थे तो वो फोर्स लगाता था और यहाँ पड़े हुए दूसरे पार्टिकल्स को ऐसे उठा लेता, ऐसा ले गए उठा लेता। पहले जब ये जा रहे थे बिना रगड़े तो नहीं उठाता था। तो ये हुआ सिंपल इलेक्ट्रा जो नहीं उठाता। अब हमने ऐसा किया और इसने ऐसा उठा लिया, तो हमने बोला इसके पास चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, अब इलेक्ट्रा में आया तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। फिर हमने ये देखा कि क्या दूसरी चीजों में भी आता है, तो आंसर है यस, आता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हमने ट्राई करके देखा। प्लास्टिक को रब किया, ग्लास को रब किया, सल्फर को रब किया, इस तरह से क्लॉथ को रब किया, सब चीजों को रब किया। किसी न किसी कंडीशन में थोड़ा या ज्यादा हर एक के पास चार्ज आता है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचना शुरू कर देते। तो हमने चीजों को आपस में जोड़ना शुरू किया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चीज में लाना है, कैसे लाएंगे, रब करेंगे। शुरू में हमने देखा जिसमें से आता है, तो जिसमें से आता है हम लोग भी उसको देखते हैं, हम लोग भी उसको करते हैं। जब हम कंघी करते हैं तो बालों के साथ कंघी को घिसते हैं, उसके बाद छोटे छोटे आप पेपर के पार्टिकल एक टेबल पर रख दीजिए, ये पेपर के पार्टिकल, और यहाँ पर अगर हम कॉम रखते हैं
तो हम क्या देखते हैं कि ये ऊपर उठ के इसके साथ चिपक जाता है। इट इज अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब। when we have this comb very much in the hair, पहले कॉम्ब को नहीं चिपकता था, लेकिन जब उसको हम खींचते हैं फिर यहाँ रखते हैं तो वो कागज को खींच लेता है। क्या हो गया? चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज। सो दिस इज चार्ज। तो चार्ज के कारण ये जो प्रॉपर्टी आती है कि वो दूसरे को खींच के अपने साथ चिपका लेता है, अपने साथ चिपका लेता है। क्या कर लेता है? क्लिंग। क्लिंग मींस चिपकना। तो ये जो फिनोमेना चिपकने का होता है, दिस वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग एक ऐसा फोर्स है जिससे सारी दुनिया चलती है। हर काम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग से होता है। ये एक बड़े आश्चर्य की बात हमको लगती है कि हर काम कैसे होता है। क्लास 11 में आपने एक चीज पढ़ी है कि नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा है नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस 4 तरह के होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, देन देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसका छोड़ दीजिए, उसका एरिया ही अलग है। बाकी इस दुनिया में, इस नेचर में कौन से 2 फोर्स बचे? ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसका सोर्स मास होता है और वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाकी फोर्स क्या बचा? तो जहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा वहां कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। कहां लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स? तो आंसर है हर जगह लगता है। जहां भी आप देखिए वो फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स ही होता है। जब मैं इस बोर्ड पर लिखता हूं तो इसका ये चॉक का पार्टिकल इसके ये ग्रीन पार्टिकल के साथ क्या हो गया? चिपक गया। किस फोर्स के कारण? इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्यों? दोनों में से कोई एक चार्ज हो गया। क्यों चार्ज हो गया? इसमें से रब करने से चार्ज हुआ, चार्ज होकर उसने पकड़ लिया। बोर्ड चार्ज हुआ, बोर्ड ने इसको चार्ज किया और इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। क्योंकि चार्ज क्या करता है? फोर्स लगाता है, फोर्स लगा के पकड़ लेता है। उसने जब इस चॉक के टुकड़े को पकड़ा तो मैंने तो यहां से पकड़ा हुआ है, बाकी टुकड़ों ने इस टुकड़े का साथ छोड़ दिया। इधर से बोर्ड ने पकड़ा, इधर से हमने पकड़ा, ऐसे रगड़ा, बोर्ड ने ज्यादा जोर से पकड़ा, उसका फोर्स ज्यादा। तो क्या हुआ? ये पार्टिकल टूटकर बोर्ड के साथ रह गया। हो सकता है हमारा फोर्स भी ज्यादा हो सकता है, हमारा फोर्स ज्यादा हो सकता है। मैंने इसको लिया, ये भी पार्टिकल 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 सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसको मैंने यहाँ लगाया, रगड़ा। जब मैं इसको रगड़ता हूँ इसका कोई भी पार्टिकल यहाँ नहीं छूटता। क्यों? इन दोनों का आपस का फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स? सिर्फ इलेक्ट्रिकल। इसके और इसके बीच में भी कौन सा लगता है? इलेक्ट्रिकल। तो इसका जो लास्ट पार्टिकल है उस पर दोनों तरफ से फोर्स लगा, इधर से भी लगा और अंदर से भी लगा। 11th में आप इसका एक दूसरा नाम पढ़ चुके हैं, कोहेजन और अधेशन। अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा है, कोहेजन। ये पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा है, अधेशन। दोनों फोर्स बेसिकली कैसे हैं? दोनों फोर्स बेसिकली कैसे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तो अगर ये वाला ज्यादा है तो ये इसके साथ रहेगा, अगर वो वाला ज्यादा होगा तो उसके साथ चला जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो हम ऐसी चीज चुनते हैं जिसके ये वाला फोर्स कम होगा तो ये इसके साथ छूटेगा, हमारा इसी का काम हो जाएगा। दीवार में हम व्हाइट वॉश करते हैं तो चूना दीवार के साथ क्यों चिपकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। हर जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। जब हम ग्राउंड पर पैर रख के अपने पैर को पीछे प्रेस करते हैं तो हमारे
पैर में जैसे ही हम रब स्टार्ट करते, रबिंग घिसना जैसे ही स्टार्ट करते, इसमें क्या पैदा हो जाएगा? चार्ज। चार्ज का काम क्या है? फोर्स लगाना। ये ग्राउंड को पकड़ लेगा, ग्राउंड को ऐसे जोर से पकड़ लेता है कि हमारा पैर पीछे से चलता नहीं है और हम आराम से दूसरा पैर उठा के आगे कर लेते हैं, क्योंकि एक पैर ने ग्राउंड को पकड़ लिया। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। हाँ, अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगते हैं, सब जगह इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबके नाम अलग अलग रखते हैं। जैसे पैर ग्राउंड पे रखा, पीछे खींचा, उस इलेक्ट्रिकल फोर्स ने पैर को नहीं हिलने दिया, इसका नाम हमने दे दिया फ्रिक्शन। इस चौक के अंदर, इस चौक का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फोर्स से खींच रहा है, कोहेजन। ये वाला दूसरे पार्टिकल को जब पकड़ के ऐसा करेगा, अधेशन। इस तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स के ही 50 नाम, लेकिन सबके पीछे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लूइड। ये बात समझ में है? तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। फिर से एक शब्द में, इन वन वर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? आंसर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन ए पार्टिकल। देखिए, ये पहले भी पार्टिकल था, अभी भी पार्टिकल है, हमको देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा है। पहले यहां से पेपर को नहीं उठा रहा था, अब हमने ऐसा किया, ऐसा रगड़ा, रब किया, अब ये पेपर को उठा। तो पेपर तो, ये चीज तो वही है, पेपर भी वही है। इसमें क्या डेवलप हो गया है? हमने कहा एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गया है। उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? Charge is a characteristic developed on a particle, due to which it can apply force on the other particles. ठीक है? डेफिनेशन समझ में आई? ये डेफिनेशन इजी है, इस डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। ये किस चीज का आंसर हुई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? नोट करिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज a characteristic developed on a particle due to which it can apply force on other particles. और इसका एक फिनोमेना हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लूइड इज वन फिनोमेना ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। Different type of forces are basically force due to electrostatic fluid or electrostatic charge, like friction, adhesion, cohesion और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें एक बड़ी आसान चीज है, हमको मालूम है कि फोर्स तो दो ही तरह के होते हैं, या तो ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल। तो जिसके बारे में हम श्योर हैं कि वो ग्रेविटेशन के कारण नहीं है, तो पक्का है वो क्या होगा? यस, आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है? फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ चार्ज है, कहाँ नहीं है, कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन इन सब में ग्रेविटेशन नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। तो
एक एक को हमको अलग अलग तरीके से प्रूव करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल कंडीशन एक होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल कंडीशन ये होती है जो उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी रेफर की गई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन ए पार्टिकल। अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल नहीं है तो क्या हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले पार्टिकल होगा, उसके पास चार्ज आएगा। तो हमारी फंडामेंटल कंडीशन क्या है फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज? देयर हैज टू बी ए पार्टिकल। सो चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय ए पार्टिकल। ये हमारा थंब रूल नोट कर लीजिए। चार्ज इज ऑलवेज carried by a particle. No particle, no charge. If I want to send charge from one place A to B, I cannot send the charge unless a material goes from A to B. क्यों? चार्ज जाएगा कैसे? चार्ज को कैरी कौन करता है? पार्टिकल। अगर हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है जो कि हम पैदल नहीं जा सकते हैं, तो किसी ना किसी चीज पे बैठेंगे तो जाएंगे ना। तो वो जो बैठने वाली चीज है, चार्ज किस पर बैठता है? पार्टिकल पर बैठता है। और इसी कारण सन से अर्थ पर चार्ज नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बीच में क्या है? वैक्यूम। देयर आर नो पार्टिकल्स, देयर इज नो मटेरियल, चार्ज कैन नॉट कम। समझ में आया? तो चार्ज के लिए अगर मैं बोलूंगा कि इस पर चार्ज आया है, तो एक चीज छिपी हुई मैंने बोली कि इस पर कोई मटेरियल आया है, और उस मटेरियल पर क्या है? चार्ज। क्योंकि चार्ज अपने आप में कोई चीज नहीं होती, वो क्या होता है? मटेरियल का गुण होता है। जैसे हमने बोला कि हमारे स्कूल में एक बड़ा अच्छा प्लेयर आया गया बैडमिंटन का, तो आप सब क्या खोजोगे? एक स्टूडेंट को खोजोगे जो नया एंट्री आया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये खबर आ गई कि हमारे स्कूल में बड़ा अच्छा प्लेयर आ गया बैडमिंटन का, अब हमारा स्कूल बैडमिंटन का चैंपियन हो जाएगा, पर कोई स्टूडेंट तो नया आया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन का चैंपियन होना एक कैरेक्टरिस्टिक है, पर वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? स्टूडेंट की। स्टूडेंट आएगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक आएगी ना। ये चीज चार्ज के साथ। चार्ज क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पार्टिकल। वो पार्टिकल आएगा, चार्ज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज? इट हैज टू बी कैरीड बाय ए पार्टिकल। उसके बिना चार्ज होगा नहीं, उसके बिना चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, उसके बिना चार्ज चलेगा नहीं। ओके, अब ये चार्ज पैदा कैसे होता है? कैसे हम इसको बनाते हैं? अभी हमने इसको रेफर किया था। ये चार्ज रबिंग से पैदा होता है, रब करने से। और इसको पुराने जमाने से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये ताकत रब करने से पैदा होती है। और ये जो एनर्जी है रब करने से पैदा होती है, चार्ज रब किया, चार्ज आ गया इसके पास, कुछ इसके पास ताकत आ गई, कुछ इसके पास एनर्जी आ गई। हमने कहा दिया ऐसा करो, तुम शांत हो जाओ, अभी हमको तुम्हारे एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी वापस कर देता है। लेकिन वो एनर्जी वापस करता है तो कैसे वापस करता है? फिर से सुनिए इस बात को। इसको मैंने एक पत्थर को लिया या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लिया और ये एक रॉड लिया और इस रॉड के ऊपर मैंने अपनी एनर्जी लगाई और इसको रब किया। मेरी एनर्जी इसमें लग गई। अब ये रब हुआ, ये चार्ज हो गया, इसमें ताकत आ गई। ये एक पेपर के टुकड़े को, किसी दूसरे पार्टिकल को खींच सकता है। इट इज चार्ज। मैंने इस पर वर्क किया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आप किसी चीज पर काम करिए, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? तो आंसर है वो स्टोर होती है, वो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, एक बॉल को हमने पकड़ा, ऐसे ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके अलमारी के ऊपर
हमने काम किया, वो एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चली गई। उसके बाद हमने उसको बोला भाई नीचे वापस आ जाओ। अगर वो नीचे गिरता है, उसका पुराना पोटेंशियल एनर्जी का लेवल आता है, तो हमने जो उस पर वर्क किया था वो एनर्जी कहाँ गई? इस दुनिया से एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो एनर्जी को हमको वापस करेगा। या तो वो नीचे आके काम करेगा, हमने नीचे टरबाइन रखी तो टरबाइन को घुमा देगा, आवाज करेगा, ब्लास्ट करेगा, कुछ भी करेगा पर वर्क करेगा। उसने हमारी एनर्जी क्या की? वापस। हमने एक पार्टिकल को रब करके एनर्जी दी, वो चार्ज हो गया। उसके बाद हमने उसको बोला चार्ज वापस कर दो। एक ऐसी प्रोसेस लगाई कि उसने चार्ज वापस कर दिया। अगर उसने चार्ज वापस कर दिया तो हमको कुछ दिखना चाहिए ना, उसने चार्ज कैसे वापस किया? जब हमने चार्ज दिया था तो उसको क्या दिखा था कि हमने उसको रब किया। वो जब हमको एनर्जी वापस करेगा तो हमको दिखेगी। किस फॉर्म में दिखेगी? एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, किसी न किसी में दिखेगी। कौन कौन से फॉर्म है एनर्जी का? हीट इज ए फॉर्म, लाइट इज ए फॉर्म, साउंड इज ए फॉर्म। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज वापस करता है, चार्ज वापस करना, दिस इज डिस्चार्ज होना। क्या होना? डिस्चार्ज। तो जब भी कोई पार्टिकल डिस्चार्ज होता है, कैसे होता है? तो जैसे चार्ज करने की प्रोसेस है वैसे ही डिस्चार्ज की प्रोसेस है, मैं अभी बताऊंगा। तो जब भी वो डिस्चार्ज करेगा तो क्या करेगा? चार्ज हमको वापस करेगा। और हमारे पास उसकी प्रोसेस है कि बॉडी चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी। ओके, उसके पहले हम ये लेते हैं कि जब किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो बॉडी को चार्ज दे दिया गया तो हमने उस बॉडी का क्या किया? गिविंग द चार्ज। इसके लिए हमने एक शब्द बनाया, वन वर्ड, एंड दैट वर्ड इज इलेक्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिफिकेशन। अब बताइए इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है? गिविंग चार्ज टू ए बॉडी। हमारे घर के सामने दो खंभे किसी ने लगाए, एक तार लगाई और हमको पता लग गया कॉलोनी में लाइट जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद इंजीनियर को हम मिले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, बोले भैया लाइट नहीं आई। उसने बोला भाई अभी खंभे लग गए हैं, तार लग गए हैं, पर चार्ज नहीं, इसलिए लाइट नहीं आई। अगले हफ्ते क्या होगा? चार्ज होगा। तो वो क्या शब्द यूज करता है? अभी के दूसरे कैसे एग्जांपल हमारे पास हैं? जब आप एक नायलॉन की शर्ट पहनते हैं और नायलॉन की शर्ट को उतारते हैं, नायलॉन की शर्ट को उतारते हैं तो वो बॉडी के साथ रब होते हुए करती है, रबिंग हुई, उसमें चार्ज आ जाता है। हमको कैसे पता लगता है उसमें चार्ज है? यस, वो डिस्चार्ज है। मैंने आपको क्या बताया? चार्ज में हमने उसको एनर्जी दी, हमने वर्क किया, उसके पास चार्ज आ गया। अब अगर वो डिस्चार्ज होता है तो वो एनर्जी वापस करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में वापस करता है? चट चट आवाज आती है और आप देखेंगे उसके रोए खड़े हो जाते हैं। अगर वो शर्ट हमारे पास से ऐसे निकलते हैं तो हमारे पास भी खड़े हो जाते हैं। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और एक बड़ी मजेदार चीज, आपने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, करके देखिए। अगर ड्राई दिनों में, जो आजकल के दिन हैं, पानी नहीं है, अगर आप एक नायलॉन की शर्ट ऐसा उतारते हैं, उस समय अंधेरे कमरे में रहिए और मिरर के सामने रहिए। मिरर के सामने अंधेरे कमरे में नायलॉन शर्ट को ऐसा उतारिए और देखिए आपकी बॉडी चमक रही है। कभी हमने देखा नहीं है, करके देखिए, होता है। क्यों? जब रबिंग होती है तो दोनों चीजें चार्ज हो जाती हैं, ये भी और ये भी। अगर हमने शर्ट को रगड़ा है तो शर्ट ने भी तो हमको रब किया, तो हमारी बॉडी में भी एक चार्ज है। हाँ, जूते पहने हुए होने चाहिए ताकि आप डिस्चार्ज तुरंत मत हो जाए। उस समय आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक चमक आ जाती है, एक ग्लो आता है, ऐसा होता है। आप करके देखिए। ओके, इस तरह से रबिंग का हमने देखा। और भी आपने देखा कि दुनिया में जितने भी चीजें हो रही हैं, ये सब तरह के फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स, चौक का एक दूसरे को पकड़ने का फोर्स,
चौक जो इसको पकड़ रही बोर्ड को, ये वाले फोर्स, ये सब कैसे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चार्ज की हमारी बात हुई। अब ना हम चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना शुरू किए कि चार्ज के ग्रुप क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। तो चार्ज के लिए जो चीज सबसे ज्यादा फेमस हुई चार्ज पैदा करने के लिए, वो दो चीजें थी, ग्लास का रॉड और प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक या ग्लास। तो ग्लास के रॉड को हमने ऐसा सिल्क में रब किया या लिनन के साथ रब किया, उसके बाद देखा कि ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये ऐसा उठा लिया, तो इसके पास चार्ज आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, उसको कहीं पे लटका दिया, ग्लास रॉड को लटका दिया, और लटकाने के बाद एक दूसरे ग्लास रॉड को भी हमने, ये एक ग्लास रॉड है, इसको रब करके हमने लटका दिया और हमने सोच लिया कि इसके पास चार्ज है। बट हमने इसके नीचे पेपर डाला, इसने पेपर को खींचा, ये किस चीज का सबूत हो गया कि इसके पास चार्ज है। एक दूसरा ग्लास रॉड उसको भी रब किया, उसके पास भी चार्ज है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, दोनों के पास चार्ज हो गया, और उस ग्लास रॉड को हमने इसके बाजू में यहाँ लटका दिया। जैसे ही हम उस ग्लास रॉड को यहाँ लटकाकर छोड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये अपना मुंह इधर करके चला जाता है, ये भी अपना मुंह इधर करके चला जाता है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, हमने याद कर लिया, पर हमको आश्चर्य हुआ। अभी तक हम क्या गुण गा रहे थे कि चार्ज एक ऐसा फोर्स क्रिएट करता है जो खींचता है। हम चार्ज क्रिएट करते हैं, रब करते हैं, किसी भी चीज को रखते हैं तो उसको खींच लेता है, लेकिन दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ वो क्या कर रहा है, खींच नहीं रहा, उसको रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि ये क्यों ऐसा करता है। फिर और हम आगे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। ये हमने एक और रॉड लटकाई, अब इस रॉड में हमने चार्ज दिया, पर ये रॉड किसकी है, प्लास्टिक की। इसके साथ भी हमने यही एक्सपेरिमेंट किया, एक दूसरा चार्ज प्लास्टिक रखा और देखा, जैसे ही ये दोनों चार्ज प्लास्टिक ऐसे लटकाए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो कंक्लूजन बहुत क्लियर है, ये भी क्या करता है, रिपेल करता है। तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिपेल करता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट चेंज किया, ये हमने लगाया ग्लास और यहां लटकाया प्लास्टिक, प्लास्टिक ग्लास, दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज हैं, दोनों को ऐसा लटकाया। अब क्या देखें, ये इधर आता है, ये इधर आता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट की रिपेल। अच्छा, ये भी दोनों क्या है, चार्ज, वो भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। तो चार्ज करता क्या है, अट्रैक्शन की रिपल्शन, वो जो भी हम देख रहे हैं लैब में, वो लेकिन वो कहने से हमारा काम चलेगा नहीं। जैसे हम बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, तो हम रास्ता बताओ, हमने आपको रास्ता बता दिया कि तुम भैया सीधे चले जाना, आगे एक रास्ता बिगड़ता तुमको मिलेगा, उसमें एक रास्ता दाहिनी तरफ जाता है, एक बाईं तरफ जाता है, तुम क्या करना, दोनों तरफ चले जाना। होता है, होता है। तो चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट की रिपेल। ओके, तो हमको बड़ा डेफिनेट होना चाहिए। मेरा मतलब है, अगर हम बोध बोलते हैं तो मैं बोल दूंगा आपको, जैसे अगर आपको यहाँ से बालको जाना है, यहाँ आप जाओगे तो वाले चौक में आपको चौक मिलेगा, एक रास्ता दाहिनी तरफ जाता है, एक सीधा जाता है, आपको बालको जाना है, दोनों तरफ चले जाना। इधर जाओगे तो आगे जाके ऐसा मुड़ जाना, इधर जाओगे तो आगे जाके ऐसा मुड़ जाना, पहुंचाओगे कि नहीं। तो बोथ आंसर करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट, बोथ। तो ये भी बोथ कर सकता है, लेकिन हमको उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। देखिए, फिजिक्स का यही मजा है, इसकी कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलती हैं, मजा आएगा आपको। देखिए, बोथ से अब आप इसको ना शर्त निकालने की कोशिश करेंगे। आप कुछ शर्त निकाल सकते हैं, फैराडे ने निकाली थी, दूसरे लोगों ने निकाली थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निकाली थी, आप ही निकालिए। क्या देख रहे हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक,
ग्लास ग्लास क्या हुआ? रिपल्शन। प्लास्टिक और ग्लास, यस, क्या नियम बना? लाइक चार्जेस अपोजिट, डिफरेंट चार्जेस। अच्छा, अब ये जब डिफरेंट शब्द आया तो इसका ये मतलब है कि चार्ज एक तरह के नहीं होते। एक तरह के नहीं होते तो कितनी तरह के हुए? दो तरह के। तो हमको अफसोस तो बहुत हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट सब क्या चाहते हैं? चीजें कम से कम। ग्रेविटेशन का फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट। तो हम बड़े खुश रहते हैं, ना रिपेल करेगा, ना रिपेल का फॉर्मूला बनेगा और ना हमको उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खाली अट्रैक्ट ही करता है। अब अगर ये अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा, तो दोनों तरफ के फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, दो गुण हो जाएंगे। तो फिजिक्स में हमारा थ्रस्ट एरिया क्या रहता है? यूनिफिकेशन। हम चाहते हैं कि सब चीजें एक लॉ से एक्सप्लेन। तो हम चाह रहे थे कि हम चार्ज का एक कैरेक्टरिस्टिक करना है कि वो खींचता है या रिपेल करता है, नहीं बताता है, मजबूरी है, क्योंकि नेचर में चार्ज के दोनों कैरेक्टर यूज करता है। अब हमारे साथ मजबूरी हो गई, हमको मानना पड़ा कि चार्ज कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, और सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो रिपेल, डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट। ये नियम भी हो गया। अब अगली बात आई कि इनके नाम रखो, नामकरण होना है। ओके, नामकरण करने के लिए उस समय नाम रखने की बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी। या तो हम नाम गुण से रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये उनके किसी न किसी गुण के शब्द के कारण ये नाम बने। या हम चीजों के नाम रखते थे साइंटिस्ट के नाम पे, साइंटिस्ट के ऑनर। जैसे न्यूटन ने फोर्स के बारे में बहुत काम किया, तो फोर्स का यूनिट क्या बना दिया? न्यूटन। वर्क के बारे में जूल ने बहुत काम किया, तो वर्क का यूनिट क्या बना दिया? जूल। इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता था। तो जॉन फ्रैंकलिन ने चार्जेस का नाम रखा। उसने बोला दो तरह के चार्जेस हैं, मैं इनका नाम रखता हूँ, एक चार्ज का नाम प्लस, एक चार्ज का नाम माइनस। तो लोग हंसने लगे, बोले कैसा नाम? किसी बच्चे का नाम सुना है प्लस माइनस? तो ये नाम थोड़ी है, तो ये कैसा नाम? तो फ्रैंकलिन ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसा नाम। देखिए, बिल्कुल लॉजिकल नाम, और इसका IIT लेवल का क्वेश्चन भी आ चुका है। Why the charges are named as positive and negative? हम लोग याद कर लेते हैं, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? उसका नाम नहीं मिला था। तो फ्रैंकलिन का क्या कहना था कि देखिए, हमारी दुनिया में जितनी चीजें होती हैं, हम उनको आपस में ऐड करते हैं तो एक नई चीज बनती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाइए, पानी बनेगा। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गायब हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, तो पानी आया, H2O मिलेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाइए, NH3 मिलेगी। लेकिन गायब नहीं होगा कोई भी चीज, कंजर्वेशन के नियम है, गायब नहीं होगा। तो दो को मिलाने से वैनिश हो जाए, कुछ भी ना बचे, ऐसा होता है? नहीं होता। होता है। देखिए कैसे होता है। मैथमेटिक्स में एक नंबर है +3, दूसरा नंबर है -3, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 0। ना +3 रहा ना -3 रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो दो को ऐड करने से 0 होता है, मैथमेटिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं, यानी मटेरियल साइंस में नहीं होता, मैथमेटिक्स में होता है। और कब होता है मैथमेटिक्स में? जब एक क्या हो प्लस और एक क्या हो माइनस। ये नियम हमको समझ में आ गया। अब उसने कहा देखिए, ग्लास के पास एक तरह का चार्ज है, प्लास्टिक के पास एक तरह का चार्ज है, सिमिलर चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है। उसने कहा एक एक्सपेरिमेंट देखिए, ये मैं चार्ज ग्लास लाया और ये चार्ज प्लास्टिक लाया, दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, दोनों को क्या किया? प्लस,
दोनों के चार्जेस को ऐसा किया और यहाँ पेपर रखा कि अब ये इस पेपर को डबल ताकत से खींचे। ग्लास भी खींचता था और प्लास्टिक भी खींचता था, दोनों को मिला दिया, डबल ताकत से खींचेंगे। जैसे यहाँ पे रखा, देखा कोई भी नहीं खींचता है, खींचता ही नहीं, ताकत दोनों की क्या हो गई, जीरो। उसके बाद उन्होंने अलग किया, अलग करके फिर वापस बोला अच्छा अलग कर दिया, आप पकड़ लो, नहीं पकड़, यानी उनकी ताकत खत्म ही हो गई इस दुनिया से। दो चीजों को ऐड किया और ऐड करके रिजल्ट हमको क्या मिला, जीरो। ऐसा रिजल्ट हमारे नॉलेज में कहां पर है, तो आंसर मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में होता है, कब होता है, जब एक क्या हो, प्लस और एक, इसलिए इनका सबसे अच्छा नाम क्या रहेगा, प्लस और माइनस। तब से चार्जेस का क्या नाम पड़ा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यही उनका नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आई? सो व्हाई द चार्जेस आर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आंसर लिखिए। Benjamin Franklin made this nomenclature. Benjamin Franklin made this nomenclature of being positive and negative, of being positive and negative for mathematical calculations. For mathematical calculation, because adding them together cancel each other. Addition cancel each other. Okay? This is possible. This is possible only if one is positive and one is negative. Okay? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब इसके बाद किसी मटेरियल के पास कितने चार्जेस होते हैं, तो आंसर है किसी भी मटेरियल के पास बहुत चार्जेस, वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। लेकिन कोई भी पार्ट, ये मटेरियल हम लेकर आए, यहाँ पेपर के टुकड़े रखे, उसको ऐसा रखा ही नहीं उठा, क्यों नहीं उठाता अगर इसके पास इतने चार्ज, करोड़ों चार्ज। तो आंसर ये है कि इसके पास जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइम्स हैं, और उसका टोटल करेंगे दैट विल बी जीरो, द टोटल सम विल बी जीरो। और इसलिए इसकी ताकत कैसी होती है, जीरो, द स्ट्रेंथ इज जीरो। सो एनी मटेरियल हैज गॉट वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस बट द नेट चार्ज इज जीरो, देयरफॉर इट कैन नॉट अप्लाई फोर्स ऑन एनीवन। तो फिर ताकत आती कैसे, ताकत आती है इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी ऑफ चार्जेस। प्लस में उसके पास 10 है, माइनस में उसके पास 9 है, नेट चार्ज कितना हो गया, दिस इज नॉट इक्वल, सो देयर इज ए नेट चार्ज। If net charge is not zero, if it is not zero, then it has the capacity to apply force. तो ये फोर्स लगा देगा और फोर्स लगाएगा, अपना कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। तो अगर ये +10 के साथ में -10 भी होता तो ये कितना होता, जीरो। अगर ये जीरो होता तो क्या ये फोर्स लगाता, नहीं। अच्छा, अब अगर ये कोई चीज फोर्स नहीं लगा रही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके पास चार्ज नहीं है, नहीं कह सकते, चार्ज है।
लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक फैक्ट हमको अपने दिमाग में मिलता है that any object is not without charges. Every object has charges, but whether it has strength or it does not have strength, it depends on the inequality. Whether one type of charges are in excess. ठीक है, और अगर दोनों चार्जेस बराबर हैं तो क्या होगा? स्ट्रेंथ नहीं होगी। स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? डिफरेंस पर। इसके पास 1 करोड़ पॉजिटिव चार्जेस हैं और माइनस नेगेटिव चार्जेस भी पूरे 1 करोड़ हैं, तो इसका नेट चार्ज क्या हुआ? 0, और इसकी ताकत 0। ठीक, तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। इफ वी से this body has no charge, what does it mean? It has no net charge. Whenever we inform you that a body has no charge, that means it has no net charge. Total charge, total charge उसके पास करोड़ों में हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम इन्फॉर्म करते हैं, हम किसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं? हमेशा नेट चार्ज के बारे में, टोटल के बारे में। ये याद रखिए। ठीक है, तो ये अभी और आगे आएगा। इसके बाद हमने एक चीज देखी कि जब हम रबिंग करते हैं तो चार्ज डेवलप होता है। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये एक हमने सिल्क का पीस लिया, लपेटा हुआ, और ये एक प्लास्टिक का पीस लिया, दोनों को ऐसे रब किया, दोनों को रब किया। ये प्लास्टिक वाले को पेपर में रखा तो इसने पेपर को उठा लिया, ताकत आ गई। अब ये सिल्क है, इस सिल्क को हमने पेपर पे रखा, उसने भी पेपर को उठा लिया, उसके पास भी ताकत। दोनों को ऐसा मिलाया, हटाया, उसके बाद फिर दोनों को रखा, दोनों की ताकत 0। इसका क्या मतलब है कि दोनों के पास कैसा चार्ज आया था? अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए वापस मिलाने से क्या हो गया? 0। तो हमको इससे एक फैक्ट समझ में आया that whenever we rub two particles, one always become positively charged and other become negative. ये होता है। अब फिर से हमने ग्लास को सिल्क से रखा और ग्लास के पास चार्ज आया, कौन सा? नहीं मालूम, क्योंकि हमको तो कोई तरीका नहीं आता देखने का कि प्लस किसको बोलना है, माइनस किसको। तो शुरू में फिर एक बार मान लिया गया कि ग्लास को रगड़ने से जो आता है उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक को रगड़ने से जो आता है उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। पक्का, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, तो अगर हम ग्लास वाले को प्लस बोलेंगे तो प्लास्टिक वाले को क्या कह सकते हैं? ठीक है। अब अगर हमने ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ा, रब किया, तो ग्लास के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सिल्क के पास नेगेटिव। अब हमने सिल्क को वैक्स से रखा, वैक्स से रब किया, इसके पास कौन सा आएगा? नहीं मालूम। तो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, एक्सपेरिमेंट कर करके देखे और ये निकाला कि किसके पास प्लस और किसके पास माइनस आता है, और उसको देखकर एक सीरीज बनाई गई। ये जो सीरीज बनाई गई उसमें सीरियल से पार्टिकल्स को लिखा गया और उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऑब्जेक्ट्स को लाइन से लिखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसमें था ग्लास, फ्लैनल, वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, प्लास्टिक, सल्फर।
दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और इसका नियम क्या बना, कोई भी दो को आप आपस में रब करिए, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव। फ्लैनल आपने देखा है, जूते की दुकान में जाएंगे, पीले कपड़े से जूता को साफ करता है, वो फ्लैनल है, ठीक है। कॉटन जैसा ही रहता है। अच्छा, ये फिर से ये अब इसको देखकर आप मुझे बताइए, अगर हम सिल्क को ग्लास के साथ रब करेंगे तो सिल्क में कौन सा चार्ज आएगा? सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो सिल्क में कौन सा चार्ज आएगा? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि सिल्क को रब करने से सिल्क में कौन सा चार्ज आएगा, तो हम जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पहले उसको क्या बताना पड़ेगा, किसके साथ रब किया है, फिर हम देखेंगे कि वो चीज नीचे है कि ऊपर है, ठीक है। उसके अनुसार फैसला होगा कि सिल्क में प्लस आएगा या माइनस होगा। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ द सीरीज। तो ये थोड़ी छोटी चीज है, ये ऊपर पॉजिटिव। तो अब एक चीज हमको समझ में आती है, सल्फर हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ग्लास को आप किसी के साथ भी रब करिए, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और प्लास्टिक को किसी के साथ भी रब करिए, नेगेटिव, तो सबसे नीचे। इसलिए ये दोनों प्रतिनिधि बन गए, रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ग्लास इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब हम और थ्योरेटिकल चीज पर आते हैं, एंड नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब क्यों होता है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यहां तक हमारी स्टडी हुई, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि डिस्चार्ज क्या होता है। हमने ये देखा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों को हम ऐसा पास में ले गए तो दोनों 0-0 होते, लेकिन उसके पहले एक चट से आवाज आई। उस आवाज के साथ साथ हमने देखा कहीं कहीं स्पार्क भी। ये स्पार्क, ये आवाज, हीट कहां से आती है? तो आंसर है वो हमारी एनर्जी वापस कर रहा है। दोनों को हमने रब किया था और दोनों वापस 0-0 हो गए, दोनों अपने घर वापस आ गए 0 होके। तो हमारी दी हुई एनर्जी कहां है? जरूर रास्ते में वो हमको वापस करेंगे। तो किस फॉर्म में वापस करते हैं? लाइट, हीट और साउंड, इसमें वापस करते हैं। ये चीज होती है स्पार्क, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से हमने ऐसे मारा, हमको क्या दिखता है? स्पार्क दिखता है। ये वही चीज, दो पार्टिकल चार्ज हुए हमारे मारने से, तुरंत डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होके जब वो अपना अपना चार्ज वापस करते हैं तो एनर्जी हमारी वापस कर देते हैं। वो किस रूप में वापस करते हैं? आग के रूप में, हीट के रूप में, उससे घास जल जाती है। वो किस रूप में वापस करते हैं? लाइट के रूप में, हमको स्पार्क मिलता है। यही काम जुगनू लगातार करता रहता है और उसके पीछे हमको लाइट मिलती रहती है। ये वही लाइट है। तो हम लाइट देते किसी अलग फॉर्म में है, वो हमको लाइट के फॉर्म में वापस करते, लेकिन है चार्ज और डिस्चार्ज करने के, चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। तो हमने देखा ग्राउंड में, हमारे नेचर में एक चीज होती है डिस्चार्ज, चार्ज का डिस्चार्ज, और उसके कारण हमको लाइट मिलती है। दो चीजों के बीच। फिर क्या हुआ, बरसात के दिन आए, हमने देखा आकाश में भी लाइट दिखती, दो बादलों के बीच में हमको लाइट दिखती है। तो हमने ये सोचा कि जमीन में भी लाइट दिखती है, आकाश में भी लाइट दिखती है, क्या वहां भी ऐसा हो रहा है? हो सकता है। तो फ्रैंकलिन ने बोला कि हाँ हो सकता है, लेकिन हम चेक नहीं कर सकते। अच्छा, जब ग्राउंड पे हमारा डेवलपमेंट होने लगा साइंस का, तो हमने देखा कि हमने बहुत ज्यादा चार्ज किया एक ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक को। चार्ज करते गए, बहुत चार्ज हो गया। उसके बाद उसके एक कोने में हमने ऐसे धीरे से हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया, उसका चार्ज हमारे बॉडी से होकर नीचे गया और हमको एक धक्का लगा। उसका नाम हमने क्या रखा? इलेक्ट्रिक शॉक।
तो हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज में ये ताकत भी है कि वो हमको क्या पहुंचाए, इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर कोई चीज हमको वो वाला शॉक पहुंचाती है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रीफाइड। अब हम अपने घर में ऐसे नंगी तार देखते हैं तो हमको जब तक देखते हैं खतरा लगता है, क्या पता नहीं ये चार्ज है या चार्ज नहीं है। ऐसा ऐसा करके देखते हैं, अगर चार्ज नहीं है तो फिर हम उससे नहीं डरते, और अगर चार्ज होती है तो उसको टच नहीं करते। जैसे ही टच करेंगे इसका चार्ज हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होगा, अर्थ में चला जाएगा और हमको शॉक लगेगा। ये चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी निशानी। अब फ्रैंकलिन ने सोचा कि अगर चार्ज बादलों में है, क्लाउड्स में है, तो हमको शॉक मारेगा। चलते हैं, देखते हैं, पर वहां जाना तो मुश्किल है, तो पतंग उड़ाई गई। पतंग वहां पर पहुंचती है, बादलों तक पहुंचती है, तो उसमें पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाई, चार्ज को इकट्ठा करने के लिए उसने एक चाबी की बात की कि मेटल में चार्ज अच्छे से आएगा, लेकिन उसके हाथ में शॉक नहीं लगा। तभी अचानक बरसात हो गई, बरसात हुई और वो धागा गीला हो गया। जैसे ही बरसात में धागा गीला हुआ, उसके हाथ में शॉक आ गया, शॉक लगा उसको जोर से। जब उसको शॉक लगा तो शॉक का उसको तो दर्द नहीं हुआ, उसको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसने क्या खोज कर ली कि बादल में भी क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग अर्थ के अपनी लैब में निकालते हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि बादलों में जो हम लाइट देखते हैं वो बेसिकली क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तब से ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा अर्थ में होता है वही हमको कहाँ दिख रहा है, क्लाउड्स में दिख रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज। ठीक है, सो इट इज द सेम चार्ज व्हाट वी फाइंड इन क्लाउड्स। तो ये फ्रैंकलिन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। तब से इलेक्ट्रिसिटी ये हो गई कि बादलों में जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारी लैब में भी जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, इतनी सब चीजें इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके कैरेक्टरिस्टिक पर हमने पढ़ी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग होता है, फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, मटेरियल पर कैरियर होता है, चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, हम उसको एनर्जी देते हैं, वो हमको एनर्जी वापस करती है। ये सारी बातें आपको याद नहीं। अब इन सब के पीछे एक्चुअल थ्योरी क्या है, क्यों ऐसा सब होता है। बाद में हर फील्ड में डेवलपमेंट होता चला गया, केमिस्ट्री में भी डेवलपमेंट हुआ, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुए तो हमको चित्र साफ नजर आने लगा कि ऐसा बिहेवियर, चार्ज का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, और उसके लिए हमने एक थ्योरी बनाई। वो थ्योरी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी of electrification. So now we will study electron theory. कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज को जो सेटिस्फाई करें, जो एक्सप्लेन करें, वो क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्योंकि पहले हमको पता नहीं था, ये सारे एक्सपेरिमेंट होते होते बीच में क्या डिस्कवरीज हो गई कि एटम सबसे छोटा होता है, मॉलिक्यूल से छोटा एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसी दौरान ये सारी चीजें रदरफोर्ड ने डिस्कवर की, बाकी लोगों ने डिस्कवर की, ये सब डिस्कवरीज हो गई। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझाने लगे और हम सबको समझ में आने लगे। उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको क्या पता लगा, दैट देयर इज ए न्यूक्लियस इन सेंटर ऑफ द एटम, न्यूक्लियस, एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट इन वन ऑर्बिट, टू ऑर्बिट, थ्री ऑर्बिट्स, जितने भी ऑर्बिट्स में हैं इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रॉन थ्योरी सेज व्हाट? It says in any material, in any atom, the electrons are having negative charges and the nucleus has got positive charges. The component of nucleus, that is proton, is having positive charges and the electrons are having negative charges in any one atom.
The number of positive charges are equal to number of negative charges. Therefore, net charge of an atom is 0. ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 1. तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी का पहला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स हैव positive charge, both are equal in number. Therefore, net charge on an atom is 0. ये आपको हमेशा याद रहेगा. जीरो चार्ज जब किसी चीज पर होता है उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एटम इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब उसका नेट चार्ज कितना? 0. ठीक है, ये पोस्टुलेट नंबर 1. नंबर 2, with friction or due to any reason there is a ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये एक एटम है, इसके चारों बाहर में इलेक्ट्रॉन, बाहर में ये भी एक दूसरा एटम है, इसमें भी बाहर में इलेक्ट्रॉन. ये मटेरियल को इस मटेरियल के इधर समझो भाई, तो बाद में लिखूंगा. ये मटेरियल को इस मटेरियल के ऊपर हमने ऐसे रखा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे घुस जाएंगे. क्यों? इलेक्ट्रॉन कम जगह लेता है और उसके आसपास गैस ज्यादा होता है. हमने इसको ऐसे रखा, ऐसा चला गया. उसके बाद हमने अपनी ताकत से उसको रब किया. रब ऐसा होता है. जब हम ऐसा रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन में फंस गया. हमने ऊपर से ताकत लगाई. इसके साथ जो इसके नीचे एटम्स हैं उन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ है, हमने इसको ऊपर से पकड़ के रखा हुआ है, हमने इसको रब किया. अब होगा क्या? ये जा तो नहीं सकता है क्योंकि ये एक दूसरे से लॉक हो गए, फंस गए. लेकिन हम ताकत बहुत लगा रहे हैं तो रिजल्ट ये होगा, टूटेगा. या तो ये टूट के इसके साथ चला जाएगा या ये टूट के इसके साथ रह जाएगा. और यही होता है. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So whenever we rub one material on the other, there is transfer of electrons. हाँ, अगर रब नहीं करेंगे, हमने इसको ऐसे रखा और बड़े प्रेम से ऐसे ही उतार दिया, तो टूटा इसके साथ? नहीं टूटा. ये मैंने चौक ली, मुझे यहाँ कुछ लिखना है, मैंने ये चौक रखी, ऐसे उठा ली, क्या लिखा? कुछ नहीं. क्यों? रब नहीं की. रब करूंगा तो इलेक्ट्रॉन फंसेंगे ना, तब तो चार्ज पैदा होगा उसमें. So whenever we rub one object on the other, there is transfer of electrons. With transfer of electrons in one object, the electrons will become more. In one object, electrons will become less. जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, yes, उसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. और जिसका इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रॉन. कि हमने माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, इसको किसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया. इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो ये हो गया सेकंड पॉइंट. When one object is rubbed on the other, there is transfer of electron. Transfer of electron. One body now has excess of electron. Excess of electron and other develops
deficiency or develops loss of electron. The particle or the body with excess electrons is now negatively charged. And one with shortage of electrons and one with shortage of electron is positively charged. This is electron theory of electron charges. ठीक है? तो कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज, अब हमको वो सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं कि जब हम प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करते हैं तो बताइए क्या हुआ अंदर में? किसने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया? ना उल्टा बोल दिया। ग्लास की बात कर रहे हैं। हाँ, ग्लास ने सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए ग्लास क्या बन गया? पॉजिटिव। और जब प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो हाँ, सिल्क का इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक में तोड़ लिया। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? प्लास्टिक। उसने सिल्क से तोड़ लिया। ओके, तो ये हमको समझ में आने लगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अच्छा, उसके बाद इन दो एग्जांपल से एक चीज हमको पता लगती है, अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रिक चार्ज देना चाहते हैं, भले पॉजिटिव दें भले नेगेटिव दें, अगर हम एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं तो हमारी प्रोसेस क्या होगा? क्या करना है हमको? रबिंग करना है। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे अगर मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक प्रोटॉन उठा के इसको देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेचर में क्या होता है? प्रोटॉन मिल के पॉजिटिव होती है चीजें या इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव बनती है? क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर यह है, ऐसा आलस के कारण। प्रोटॉन मेरे जैसा होता है, भारी भरकम मोटा सा होता है, उसको चलने में बड़ी सुस्ती लगती है। क्यों? उसका वेट होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स। ये किसका मास है? प्रोटॉन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो उसको चलने में ओके, सुस्ती की बात छोड़िए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mg/mgh, हर एक में क्या है? m। तो जितना ज्यादा जिसका मास होगा उसको मूव करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, एक प्रोटॉन आ जाए या एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। बताइए कम एनर्जी किस में लगेगी? क्योंकि वो हल्का होता है। इसलिए नेचर क्या पसंद करता है? इलेक्ट्रॉन पसंद करता है। इसलिए अगर किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज होना है तो कैसे होगा? उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कौन चला? इलेक्ट्रॉन चला। ठीक। एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज होना है, एक प्रोटॉन निकल जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस है? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन चलता है। ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिवली चार्ज होना है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चल के निकल जाएगा। नेगेटिव चार्ज होना है तो इलेक्ट्रॉन चल के आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज होना है या नेगेटिवली चार्ज होना है, दोनों केसेस में चलना किसको पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को ही चलना। ठीक है। तो ये वही एग्जांपल है कि आप तरबूज को रखो और चाकू को गिराओ, और चाकू को रखो और तरबूज को गिराओ, कटेगा कौन?
अरे कुछ ही करेगा दूसरा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में चलना किसको पड़ता है? इलेक्ट्रॉन। आप भले पॉजिटिवली चार्ज करो भले पूरे इलेक्ट्रिकल चैप्टर में जब भी हम बोलेंगे हमने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चल के वहां गया, पॉजिटिव चार्ज के 10 गुण हमने गा दिए, लेकिन हमारे दिमाग में है पॉजिटिव चलता नहीं। एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही होगी? जब हम बोलेंगे कि यहाँ से पॉजिटिव वहां चला गया तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन हम बोलते ये हैं कि पॉजिटिव यहाँ से वहां गया। प्रोटॉन बड़ा आदमी है, उसकी इज्जत नहीं करते, ठीक है? एनीवे दैट इज कन्वेंशन, मैथमेटिकल कन्वेंशन दैट पॉजिटिव मूव्स, ठीक है? और कैसे मूव करता है वो हम लोग जब आएगा चैप्टर यू विल सी दैट। तो इलेक्ट्रॉन, अब इससे ना एक छोटा सा प्रिंसिपल थंब रूल हम लोग याद करें। हमारा क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? वन वर्ड आंसर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि चलता हमेशा कौन है? नोट कर लीजिए, इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, जो भी करना हो, हर चीज में दौड़ना हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही है। ओके, इसके बाद हमको मालूम है कि चार्ज हमेशा किस पर होता है? पार्टिकल पर, मटेरियल पर। ये एक मटेरियल है और अभी इस पर ये न्यूट्रल है। थोड़ी देर बाद हमने कुछ किया और इसका चार्ज हो गया +20 चार्ज आ गया इसमें। बताइए इसका भार, मास बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो मास। दिस इज रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। नोट कर लीजिए, चार्ज एंड मास रिलेशन, चार्ज एंड मास रिलेशन। A body getting positive charge become lighter. A body getting positive charge become lighter. And the body which develops negative charge become heavier. The body which develops negative charge become heavier. तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। इसके बाद जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कंजर्वेशन, कुछ और चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, तो एक क्लास उसकी और लगेगी। वो चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट। टाइम से मत डरिए कि